हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज 12 फरवरी 2025 को हम सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस वीडियो आपको दे चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से जाकर चेकआउट करिएगा। पूरे 200 के 20 क्वेश्चन हमने एग्जैक्ट आपको बताए हैं। तो यहाँ पर आई बटन पर आपको लिंक मिलेगी जिसमें और भी जो पहले के वीडियोज़ हैं वो भी आपको व्यवस्थित रूप से मिल जाएंगे। गाइज इस वीडियो में 100% ऑथेंटिक और रियल आंसर के साथ में हम हर एक क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें और पूरा देखें। क्लियर है? चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। साथ ही गाइज अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियोज़ की प्रॉपर तरीके से PDF मिल पाए तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर स्टडी मटेरियल में आपको जो है चीज़ें मिल जाएगी और व्यवस्थित तरीके से सारी डाली गई है। और अगर आप चाहते हैं कि पल पल की अपडेट जो है सबसे पहले आपको मिले, जो भी अपडेट होती है सबसे पहले आप तक पहुंच पाए, तो इसके लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। PDF जैसे ही डलती है तुरंत से आप टेलीग्राम पर अपडेट कर देते हैं, तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन करके रखिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है जो एग्जाम से रिलेटेड और बाकी एग्जाम डेट वगैरह जो भी नोटिस वगैरह रहते हैं उससे रिलेटेड हर अपडेट के लिए टेलीग्राम को आप जरूर से ज्वाइन करके रखिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के शानदार वीडियो सेशन को हमारे पहले क्वेश्चन से। गाइज आज का पहला क्वेश्चन आपसे बना है कि यहाँ पर देखिए हमें क्वेश्चन जो मिला है ये केडी जादव से मिला है। केडी जादव जो है किस खेल से संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा पहलवान। और एक बंदे ने हमें बताया कि केदार जादव किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से रिलेटेड है। तो हमने दोनों टाइप से आपको बता दिया है। केदार जो जादव है ये क्रिकेट से जुड़े हुए हैं और भारतीय ऑलराउंडर थे। उन्होंने वनडे T20 मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और उन्होंने घरेलू क्रिकेट में महाराष्ट्र क्रिकेट टीम के लिए खेला है। केदार जादव ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से बेसिकली संन्यास ले लिया है। अब हम बात करते हैं केडी जादव की, जो कि क्वेश्चन आपसे बना है। भारतीय पहलवान खसाबा दादा साहब जादव इनका पूरा नाम है केडी जादव का। इनका जन्म हुआ है 15 जनवरी 1926 को। महाराष्ट्र के सतारा में एक भारतीय पहलवान है। ये पहलवान थे। स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपिक पदक विजेता व्यक्तिगत श्रेणी में यही है, याद रखिएगा। और उन्होंने 1952 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता जो फिनलैंड के हेलसिंकी में आयोजित किया गया था। 1952 का जो ओलंपिक था इसके बाद वह महाराष्ट्र पुलिस में सब इंस्पेक्टर के रूप में शामिल हुए थे, है ना। उन्हें मरणोपरांत 2001 में अर्जुन पुरस्कार और 1992-93 में छत्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। गाइस ये हमारी एसएससी जीडी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो सिर्फ 49 रुपये की प्राइस पर अभी आपको मिल रही है। लिमिटेड टाइम अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए, है ना। बेस्ट है, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो जरूर से जाकर करिएगा। डेमो भी जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नंबर है, कोई डाउट है कुछ फिर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि अगर आपने अच्छे से ये लगा लिए टेस्ट वगैरह और अच्छे से जो टॉपिक आपको डले हैं सारे आपने कवर कर लिए तो डेफिनेटली आपका जो स्कोर है काफ़ी हद तक यहाँ से इंप्रूव हो जाएगा और आप सक्सेस बिल्कुल यहाँ से कर पाएंगे अगर आपने प्रॉपर तरीके से इन चीज़ों को देखा तो। क्लियर है? तो जाकर एक बार जरूर से विजिट करिएगा, डेमो चेकआउट करिएगा। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ना। सिर्फ 49 रुपये में 800 से अधिक कंटेंट यहाँ पर आपको मिल रहा है। 1 रुपये में करीबन 15 से 16 आपको टेस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कितनी सस्ती आपके लिए हमने कर दी है, स्पेशल आप सभी की डिमांड पर। आइए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 7वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी ये क्या थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना कब पूरी हुई? तो 1990 में पूरी हुई। इसकी अवधि थी 85 से 90, यानी 1985 से 1990 तक चली थी ये। 7वीं पंचवर्षीय योजना के कुछ मुख्य उद्देश्य थे जैसे कि सामाजिक न्याय के माध्यम से बढ़ती अर्थव्यवस्था, बढ़ती उत्पादकता, खाद्यान्न का उत्पादन और रोजगार पैदा करने के क्षेत्रों के विकास का स्थापित करना था इसको, है ना। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी के साथ किया था और इस योजना ने प्रौद्योगिकी को उन्नत करके उद्योगों में के उत्पादकता स्तर में सुधार पर जोर दिया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय के माध्यम से बढ़ती आर्थिक उत्पादकता, खाद्यान्न का उत्पादन, रोजगार पैदा करने के क्षेत्रों में विकास स्थापित करना था। 7वीं योजना बड़े पैमाने पर समाजवाद और ऊर्जा उत्पादन की दिशा में प्रयासरत थी। अगला जो क्वेश्चन है ये है बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय फल है ये कौन सा है? तो ये कटहल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कटहल है। कटहल बांग्लादेश की जलवायु के लिए उपयुक्त है और इसकी जो पोषण सामग्री के लिए इसे अत्यधिक महत्व दिया जाता है। बांग्लादेश में कटहल जो है स्वादिष्ट, मीठा, रसदार होने के लिए जाना जाता है। इसका प्रयोग आमतौर पर करी और विभिन्न व्यंजनों में किया जाता है। बांग्लादेश में कटहल से विभिन्न उत्पाद जो है बेसिकली बनाए जाते हैं जिनमें डिब्बा बंद फल, है ना, सूखे फल और गोंदा शामिल होते हैं। एक सामान्य कटहल का जो पेड़ है सालाना लगभग 150 फल पैदा कर सकता है, जबकि कुछ विदेशी किस्में जो है 250 से 500 तक फल पैदा कर सकती है।
आइए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या के मामले में भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? तो ये मालदीव हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जो पड़ोसी देश है ये मालदीव है ना, मालदीव। तो 26 जुलाई 1965 को ये स्वतंत्र हुआ था मालदीव, है ना। मालदीव 26 जुलाई 1965 को स्वतंत्र हुआ था। 16वीं शताब्दी के मध्य में से औपनिवेशिक शक्तियां इन द्वीपों पर हावी हुई थी। इसने 1665 में यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता प्राप्त की थी और 1968 में एक गणतंत्र ये बेसिकली बन गया था। अगला क्वेश्चन है, ईसाई धर्म की जो धार्मिक पुस्तक है इसका नाम क्या है? तो ये बाइबल हो जाएगी करेक्ट आंसर आपका। ईसाई धर्म का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है बाइबल। इसे पवित्र बाइबल भी कहा जाता है। क्लियर है। बाइबल को 2 भागों में बांटा गया है, पुराना नियम और नया नियम। बाइबल के बारे में अगर बात करें तो बाइबल में कई किताबें हैं और हर किताब में कई अध्याय हैं। तो बाइबल में पुस्तकों की संख्या अलग अलग ईसाई संप्रदायों में अलग अलग देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस पड़ोसी देश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो भूटान करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन में दे रखा था। भारत के पड़ोसी देशों में भूटान का जो जनसंख्या घनत्व है यह सबसे कम है। भूटान का सबसे छोटा पड़ोसी देश भी, यानी भूटान जो है भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश भी है। तो बांग्लादेश का जो जनसंख्या घनत्व है भारत से ज़्यादा है। बांग्लादेश दक्षिण एशिया का एक देश है ना, और ये भारत के पूर्व में स्थित है। तो भारत के पड़ोसी देशों में अफगानिस्तान आता है, चाइना, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका ये भी आते हैं, तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान का जो अनुच्छेद है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद वन पर्यावरण की रक्षा से जुड़ा है? तो आर्टिकल 48 ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अनुच्छेद 48 ए, संविधान का जो आर्टिकल 48 ए जो है ये वन और पर्यावरण की रक्षा से जुड़ा हुआ है। वन और पर्यावरण की रक्षा से जुड़ा संविधान का जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 48 ए है। ये अनुच्छेद संविधान के अध्याय 4 में आता है और इसमें कहा गया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करेगा, साथ ही देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। ये जो अनुच्छेद है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। इस अनुच्छेद को 42वें संशोधन के जरिए संविधान में जोड़ा गया था। देखिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन कथकली नृत्य शैली से संबंधित नहीं है? इस तरह से क्वेश्चन है आपका। और एक ने बताया कि निम्नलिखित में से कौन कुचिपुड़ी नृत्य शैली से संबंधित नहीं है, और उन्होंने बताया कि केलुचरण महापात्र दे रखे थे, जो कि करेक्ट आंसर आपका रहेगा इस तरह से। तो एक ने कथकली, एक ने कुचिपुड़ी नृत्य बताया है। अब देख लीजिएगा कौन सा आपका आया था, जिन्होंने एग्जाम दिया था वो क्लियर यहाँ पर कर सकते हैं। तो हम इनके बारे में डिटेल कवर करवा रहे हैं। गुरु केलुचरण महापात्र अपने चुने हुए क्षेत्र में एक मास्टर और एक किंवदंती है, जिसका नाम अब दुनिया भर में ओडिसी नृत्य का पर्याय बन चुका है। तो ओडिसी नृत्य जो है इसके नृत्यांगन नृत्य करता है, ये नृत्यकार है केलुचरण महापात्र, याद रखिएगा, नर्तक है। और उन्हें जो है 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, जनवरी 1974 में पद्मश्री उपाधि और जनवरी 1982 में डॉक्टरेट की मानद जो उपाधि है इससे, और 1988 में पद्म भूषण कालिदास सम्मान से सम्मानित इनको किया जा चुका है ना। तो याद रखिएगा सारे अवार्ड इनको मिल चुके हैं। बात करें कुचिपुड़ी की, तो आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। कर्नाटक संगीत का इस्तेमाल इसमें होता है कुचिपुड़ी नृत्य में। कुचिपुड़ी नृत्य में नर्तक जो है चपल और तेज गति से भंगिमाएं करते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य में पद संचालन में उड़ान की प्रचुर मात्रा होती है। और कथकली की अगर अपन बात करें तो ये एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। इसकी उत्पत्ति जो हुई है भारतीय राज्य केरल में हुई है ना। कथकली गायन में न्यूनतम साज सामान का उपयोग करती है। हालांकि इसमें एक अलग चरित्र के लिए विभिन्न रंगों और टोपी के साथ विस्तृत चेहरे की बनावट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार का जो उत्तराधिकारी है कौन था? तो ये अजातशत्रु था। बिंबिसार के बाद जो है अजातशत्रु मगध के सिंहासन पर बैठा था और अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके सत्ता हासिल की थी। क्लियर है। बौद्ध ग्रंथों के मुताबिक बिंबिसार ने अपने बेटे अजातशत्रु को युवराज घोषित किया था। अजातशत्रु ने जल्द राज्य पाने की चाहत में अपने पिता की हत्या कर दी थी, है ना। तो याद रखिएगा इन्होंने अपने बेटे अजातशत्रु को युवराज घोषित कर दिया था, लेकिन अजातशत्रु ने जल्द राज्य पाने की चाहत में अपने पिता की हत्या कर दी थी। जैन धर्म के मुताबिक बिंबिसार ने हत्या कर ली थी, है ना, ये भी कहा जाता है। हाँ, जैन धर्म के मुताबिक कहा जाता है कि बिंबिसार ने आत्महत्या की थी, कर ली थी। और बाकी बौद्ध ग्रंथ में कहा जाता है कि ये उसके पुत्र ने उनकी हत्या कर दी थी जल्द राज्य पाने की चाहत में। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के तहत आपको इस आंसर का जवाब देना है। तो अब आपको थोड़ा सा सोच समझकर इसका जवाब क्लिक करना है कि इसकी हत्या किसने की थी, अगर इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा तो। अगला है सुखविंदर, है ना। सुखविंदर सिंह सुक्खू किससे संबंधित है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है अभी करेंटली।
और एक क्वेश्चन हमें इस तरह से मिला था कि सुखविंदर जो सुक्खू है ये वर्तमान में किसके अध्यक्ष है ना, या फिर किसके अध्यक्ष थे इस तरह से। तो अभी तो वर्तमान में तो ये किसी के भी अध्यक्ष नहीं है सुखविंदर सिंह सुक्खू। ये पहले थे 2013 से 19 तक हिमाचल प्रदेश कांग्रेस जो कमेटी थी इसके अध्यक्ष थे ये सुखविंदर सिंह सुक्खू। हो सकता है यही क्वेश्चन आपका बना हो। सुखविंदर सुक्खू जो है वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है। 11 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी इन्होंने। इससे पहले 2013 से 19 तक हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष है इनका नाम है प्रतिभा सिंह। अगला क्वेश्चन है राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। किसी राज्य की विधान परिषद का जो गठन है भारतीय संविधान का आर्टिकल 169 के तहत किया जाता है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 171 है इसके अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। विधान परिषद के सदस्यों का जो चयन है निम्नलिखित तरीके से किया जाता है, जैसे कि 1/3 स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिकाओं, ग्राम पंचायत है ना, ग्राम सभाओं, पंचायत समितियों, जिला परिषदों के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है उस्ताद राशिद खान किस घराने से संबंधित थे। तो रामपुर साहिसवान घराना करेक्ट आंसर रहेगा। उस्ताद राशिद खान जो है रामपुर साहिसवान घराने से जुड़े थे। वे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक थे। इनका जो जन्म हुआ 1 जुलाई 1968 को उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था और इनका जो निधन है ये 9 जनवरी 2024 को हो गया था, है ना। तो वे घराने के संस्थापक इनायत हुसैन खान के परपोते थे। आपको ये स्पेशली समझ लेना है चीज़ों को। ये स्पेशल हमारी स्पेशल ई बुक है स्टैटिक जीके वगैरह की स्पेशल ई बुक, है ना। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो डेमो जरूर से चेकआउट करिएगा। 1500 स्पेशल क्वेश्चन है इसमें, 1500 प्लस जो TCS के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है सारे के सारे लेटेस्ट वाला, है ना। तो जाइए जाकर चेकआउट करिएगा क्योंकि जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं ना पूरे के पूरे इसी में से आ रहे हैं आपके क्वेश्चंस। तो आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। ऑलरेडी सारी चीज़ें जिन्होंने चेक कर लिया है उनको तो पता ही होगा। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरी तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं और काफ़ी कम प्राइस में अभी आपको ये मिल रही है, तो आप जाकर अभी इनरोल इसमें कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 105वें तत्व का नाम, है ना। आपसे पूछा है कि 105वां तत्व है ये किस समूह में आता है। तो डुबनियम इसका नाम है DB। ये आवर्त सारणी के किस समूह में आता है। तो ये 5वें समूह में आता है आवर्त सारणी के 105वां तत्व। डुबनियम इसका नाम है, डुबनियम, है ना, डुबनियम। इसके विवरण की अगर अपन बात करें तो परमाणु संख्या 105 है इसकी, समूह 5 में ही आता है, अवधि 7 है इसकी, ब्लॉक D ब्लॉक है और तत्व श्रेणी संक्रमण धातु, हाँ, ट्रांजिशन मेटल। आविष्कार 1960 के दशक में सोवियत संघ और अमेरिका में स्वतंत्र रूप से खोजा गया था। नामकरण जो किया रूस के डुबना शहर के नाम पर इसका नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया इसका? डुबनियम, है ना, डुबना शहर के नाम पर। और 105वां तत्व किस समूह में आता है। तो यही आपका है, 5वें समूह में बेसिकली आता है। अगला क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सी टीम जीती थी। इस तरह से क्वेश्चन था आपका। पुरुष हॉकी टीम जीती थी, है ना, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। आप सभी को बताइए ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक। टोक्यो ओलंपिक 2020 में मेंस हॉकी का स्वर्ण पदक जो है गोल्ड मेडल ये बेल्जियम ने जीता था। पुरुष हॉकी ओलंपिक 2020 विजेता की अगर अपन बात करें तो गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक बेल्जियम BE उन्होंने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया था। सिल्वर जो है रजत पदक ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक भारत ने जीता था जर्मनी को हराकर। 41 साल के बाद जो है ओलंपिक में पदक जीता था भारत ने। महिला हॉकी में नीदरलैंड्स ने गोल्ड मेडल जीता था, है ना। और भारत की पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था जो 1980 के बाद भारत का पहला ओलंपिक हॉकी पदक था। ये स्पेशली आपको याद रखना है, हो सकता है क्वेश्चन आपसे बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कृषि और पशुपालन किस क्षेत्र में शामिल है ना। तो ये प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आते हैं कृषि और पशुपालन। एक क्वेश्चन इस तरह से हमें बताया था कि विनिर्माण उद्योग यानी कि मैन्युफैक्चरिंग जो उद्योग है ना, इंडस्ट्रीज वगैरह, तो ये अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आता है। तो ये द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। पशुपालन कृषि क्षेत्र में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है पशुपालन और कृषि, है ना। इसे कृषि का विज्ञान या शाखा भी कहा जाता है। पशुपालन कृषि से जुड़ा एक सहयोगी व्यवसाय है। पशुपालन में कृषि पशुओं का उत्पादन, देखभाल और प्रजनन शामिल है। तो भारत में पशुपालन ग्रामीण आबादी की आजीविका का एक अहम जरिया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला है मुस्लिम लीग की जो स्थापना है इसके बाद सबसे पहले किसका विभाजन हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद सबसे पहले जो विभाजन हुआ था 1937 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग दोनों के बीच में हुआ था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी और इसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा पहला विभाजन जो था 1937 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन जो मुस्लिम लीग है इसको ज़्यादा समर्थन नहीं मिला था। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाने से इनकार कर दिया, जिससे दोनों दलों के बीच में गहरी खाई बन गई थी। यहीं से हिंदू मुस्लिम अलगाववाद
तेज हुआ था, है ना। आइए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछा गया, प्राथमिक क्षेत्र के बाद काम पूरा कहाँ पर होता है। काम पूरा जो होता है कहाँ पर होता है, प्राथमिक क्षेत्र के बाद में। तो द्वितीयक और तृतीय जो क्षेत्र होता है इसमें होता है। प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल को उद्योगों में प्रसंस्करण और निर्माण मैन्युफैक्चरिंग करके नए उत्पाद बनाए जाते हैं। यानी कि देखिए अब प्राथमिक जो क्षेत्र है उसमें कोई चीज़ बनेगी तो उसको फिर जो है मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो मैन्युफैक्चरिंग जो आती है वो दूसरे क्षेत्र में आती है, तो है ना। तो प्राथमिक क्षेत्र के बाद जो काम पूरा होता है कहाँ पर होता है, दूसरे और तीसरे क्षेत्र में। इसी तरह से यहाँ काम तब पूरा होता है जब उत्पाद तैयार होकर उपभोक्ता या व्यापारियों तक पहुँच जाता है। उदाहरण के लिए गेहूँ से आटा, ब्रेड, बिस्किट बनाने के बाद बिक्री का पर काम पूरा होता है। तो ये सारी जो चीज़ें आती है ये आपकी प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत ही पूरा काम इसमें होता है। अगला जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से था कि 2023 का कोई सा शुभंकर पूछा था आपसे, साल 2023 का शुभंकर एग्जैक्ट, तो ये क्वेश्चन इतना ही बताया है, किसी ने भी बताया है ना। तो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ तक। बाकी हमने 2023 में जितने भी चीज़ें हुई हैं उनके शुभंकर कुछ डाले हैं। जैसे खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुआ था 2023 का, इसका शुभंकर था उज्ज्वला, है ना। यह एक गोरैया थी, है ना। इसके अलावा साल 2023 के राष्ट्रमंडल खेलों का जो शुभंकर था यह मोगा था, एक भारतीय बाइसन था। 19वें हांगजो एशियाई खेल 2023 के शुभंकर चेन चेन, कांग कांग, है ना, और लियान लियन थे, ये रोबोट थे। और पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए आईसीसी के शुभंकर थे ब्लेज और टोंक, याद रखना है आपको। साल 2023 के फीफा महिला जो विश्व कप है इसका शुभंकर का नाम था तजुनी, है ना, तजुनी इसका नाम रखा गया। तो ये सारे शुभंकर थे जो कि हमने स्पेशली आपको यहाँ पर कवर करवाए हैं, है ना। तो ये आप स्पेशली याद भी रखिएगा, ये सारे शुभंकर हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया 2020 में नित्यांगना को अवार्ड मिला कोई सी। 2020 में नित्यांगना पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, किस नित्यांगना को पुरस्कार सम्मानित किया गया, इस तरह से क्वेश्चंस यहाँ पर बना था आपका, है ना। तो 2020 में देखिए ये क्वेश्चन इस तरह से ये है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नित्यांगना को या किसी भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इनका नाम है इंदिरा पीपी बोरा, है ना। इंदिरा पीपी बोरा असम की एक शास्त्रीय नृत्यांगना है और 13 साल के लिए गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम के मार्गदर्शन में कुचिपुड़ी में और गुरु रुमुखी देवी अरुणडेल के, इनका नाम रुमुखी है, यहाँ पर रुक्मणी होगा ये जहाँ तक बना होगा, मार्गदर्शन में भरतनाट्यम में प्रशिक्षित है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको हमने बताने की कोशिश करी है। आई थिंक यही आपको बना होगा, अगर और कोई होगा तो फिर आप बताइएगा कमेंट में कमेंट करके। बाकी ओलंपिक से यही वाला क्वेश्चन बना होगा जो अभी हमने कवर करवाया था आपको, ये हॉकी वाला, है ना, यही बना होगा। इसके अलावा करेंट अफेयर से 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। 2024 का करंट अफेयर भी आपका देखने को मिला। तो ये पूरा का पूरा ओवरव्यू हमने दे दिया आपका इस सेकंड शिफ्ट का, कहाँ कैसे किस तरह से किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बेसिकली पूछे गए हैं, है ना। तो आई थिंक आपको काफ़ी हद तक आइडिया लगा होगा। ये एसएससी जीडी वाले हमारी लेटेस्ट टेस्ट सीरीज़ है जो सिर्फ 49 रुपये की प्राइस पर अभी आपको मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है गाइज तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए, जाइए जरूर से इनरोल करिएगा। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है और ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरी तो कॉन्टैक्ट जरूर कर सकते हैं। लेटेस्ट है, डेमो जरूर से चेकआउट करिएगा, डेमो चेकआउट करेंगे और क्लियर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स, स्टडी मटेरियल, सारी दुनिया भर की चीज़ें यहाँ पर डली है, एनालिसिस वाली पीडीएफ वगैरह सब कुछ यहाँ पर डला है, जाकर जरूर से चेकआउट करिएगा। ये हमारी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए अवेलेबल है, इसके भी लिंक का डिस्क्रिप्शन में है। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी। यहाँ पर भी करीबन 700 से 800 का समथिंग कंटेंट डला हुआ है और यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जहाँ से लगातार आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी डले हुए हैं। तो यहाँ से आप जाकर काफ़ी हद तक जो अपना स्कोर है इंप्रूव कर सकते हैं। क्लियर है, काफ़ी हद तक जो अपना स्कोर है ये इंप्रूव कर सकते हैं। जल्दी जाइए चेकआउट करिएगा, ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ करे तो कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आरआरबी एनटीपीसी की अवेलेबल है, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, इसके भी आप पर काफ़ी कम प्राइस में ये मिल जाएगी, है ना। तो जाइए जरूर से चेकआउट करिएगा। ये हमारी और भी अदर स्टेट के लिए है, मध्य प्रदेश के स्पेशल एग्जाम के लिए, तो इनके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं हम हिंदी की। हिंदी में देखिए गद्यांश बना था, इससे 10 स्थान में क्वेश्चंस बने थे आपके। ठाकुर का कुआं, इसका पर्यायवाची क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चंस बताया था हमें, देख सकते हैं आप। इसके अलावा गद्यांश से 5 क्वेश्चन जो कि हमने बताया था आपको, 10 ये बता रहे थे, हो सकता है 2 गद्यांश आज पूछे गए हों, है ना। इतने दिन से एक ही पूछा जा रहा था। रचनाओं से 1 क्वेश्चन बनाए, विलोम शब्द से 2 क्वेश्चन बने, संज्ञा से 1 क्वेश्चन बनाए, पर्यायवाची से 1 क्वेश्चन बनाए, तत्सम तद्भव से 2 क्वेश्चन बने, है ना। बहुवचन से 1 क्वेश्चन था आपका, वाक्य शुद्धि से 2 क्वेश्चन थे, मुहावरे से 2 क्वेश्चन पूछे गए, पेरा निम्बल से 1 क्वेश्चन था आपका और 1 शब्द से 2 क्वेश्चन आपके बने थे। मैथ्स में बात करें गाइस तो प्रतिशत से 1 क्वेश्चन था, लाभ हानि से 1 क्वेश्चन पूछा गया, है ना। SICI से 2 क्वेश्चन थे, औसत से 2 क्वेश्चन थे आपके, DI से 1 क्वेश्चन था, नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन पूछा गया,
एलसीएम एचसीएफ से 2 क्वेश्चन थे, सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चन थे, रेशियो से 2 क्वेश्चन थे आपके, पाइप और टंकी से 1 क्वेश्चन था, ट्रेन से 1 क्वेश्चन था, आयु से 1 क्वेश्चन पूछा गया और समय कार्य से 1 क्वेश्चन था, अनुपात से भी 1 क्वेश्चन आपका पूछा गया। अगर अपन बात करें रीजनिंग में तो ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन पूछा गया, नंबर सीरीज से 1 क्वेश्चन था, वेन डायग्राम से 2 क्वेश्चन था आपका। इसके अलावा एनालॉजी से 1 क्वेश्चन था, पांसे से 2 क्वेश्चन था आपका, है ना। मैथमेटिकल ऑपरेशन से 1 क्वेश्चन था, सिलोजिज्म से 1 क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन थे, मिरर इमेज से 1 क्वेश्चन था, काउंटिंग फिगर से 1 क्वेश्चन था, मिसिंग नंबर से 1 क्वेश्चन था, फिगर सीरीज से 1 क्वेश्चन था, आकृति से 2 क्वेश्चन थे, सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन थे आपके, कथन निष्कर्ष से 1 क्वेश्चन था, है ना। पजल से आपका 1 क्वेश्चन था। तो ये पूरा ओवरव्यू है, जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम क्वेश्चन बने पूरा लगभग हमने आपको कवर करवा दिया है। आई थिंक यहाँ से काफ़ी हद तक आपको हेल्प मिली होगी आगे के पैटर्न को आपको कंटिन्यू करने में। क्लियर है। और ये स्पेशल आप सभी की डिमांड पर हमने किए थे, नहीं कम प्राइस इसके, सिर्फ 49 रुपये नाम मात्र के शुल्क पर ये दी जा रही है लिमिटेड टाइम के लिए, है ना। मात्र नाम मात्र के शुल्क पर, है ना, आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। और गाइज अगर 1000 रुपये भी इसकी प्राइस अगर मैं रख दूँ ना तो कोई ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि इतना शानदार और इतना बढ़िया कंटेंट यहाँ पर है ना। फिर भी मैं आपको सिर्फ 49 रुपये में दे रहा हूँ, और ये इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप सभी लोगों के लिए स्पेशली चीज़ें हमने की हैं। आप सभी की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी और आप सभी को पता ही है काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट और सहयोग करते हैं हमारा, इसलिए आप सभी के लिए स्पेशली चीज़ें हमने काफ़ी कम प्राइस में की है। अगर आप कहीं और देखोगे ना तो इससे कम में आपको कोई भी इतना कम और इतनी ज़्यादा जो है ये डेटा नहीं देता है, इतनी कम प्राइस में इतना अधिक डेटा हमने दे के रखा है आपको। 800 से अधिक यहाँ पर कंटेंट है पूरा का पूरा, जिसमें टेस्ट भी अनलिमिटेड है, आपको काफ़ी ज़्यादा टेस्ट है, आपसे लगेंगे नहीं, इतने टेस्ट यहाँ पर मिलेंगे। पीडीएफ है, नोट्स है, स्टडी मटेरियल, ई बुक वगैरह, करंट अफेयर वगैरह सब कुछ है यहाँ पर आपको, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, फुल लेंथ टेस्ट है, चैप्टर वाइज में सब में आपको मिलेगा दुनिया भर की चीज़ें। जाइए जाकर चेकआउट करेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी और सारा का सारा लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है। तो ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ करे तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। जिन लोगों का एग्जाम नहीं हुआ है ना उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अभी बाकी है। काफ़ी हद तक जो अपना स्कोर है यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं, है ना। बाकी और भी अवेलेबल है हमारी आरआरबी, एनटीपीसी और आरपीएफ कांस्टेबल की। जल्दी एग्जाम है आपकी आरपीएफ कांस्टेबल की, तो आप जल्दी से इनरोल कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो, क्योंकि लेटेस्ट वाले सारे टॉपिक यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आरआरबी एनटीपीसी की भी अवेलेबल है, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसकी भी एग्जाम जल्द होने वाली है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। एक बार जाकर जरूर से विजिट करिएगा, डेमो चेकआउट कर लीजिएगा। ये स्पेशल ई बुक है हमारी, है ना, तो इसकी भी प्राइस जो है काफ़ी कम कर दी गई है। अगर अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरी है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है। चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया गाइस तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।